जी। राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास, आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। और आज मेरे साथ है किसान नेता चौधरी बलबीर सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अजय गुट। चौधरी साहब राम राम। राम राम साहब, सभी दर्शकों को राम राम। चौधरी साहब, इधर पीछे दो घटनाक्रम हुए हैं, उन पर जरा चर्चा कर ली जाए। 14 फरवरी को जी जी केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल चंडीगढ़ जाने वाला था। चंडीगढ़ जिसमें जो कृषि मंत्री हैं वो जी और पंजाब सरकार के कृषि मंत्री और पंजाब सरकार के कुछ लोग, और जी चंडीगढ़ में किसान नेताओं के साथ एक बैठक होनी थी। उस हाँ बैठक में डल्लेवाल साहब एम्बुलेंस से, शायद एयर एम्बुलेंस से या जी एम्बुलेंस से लाद के जी खनौरी से चंडीगढ़ पहुंचाए गए। जी अब डल्लेवाल साहब को साहब 85 दिन हो गए जिस दिन वो गए थे, जिस दिन शायद थी उस दिन जो पंचायत थी, उस दिन 85वां हाँ दिन था, अनशन का 85वां दिन। 85वां दिन। और डल्लेवाल साहब की फोटो आई थी और एकदम हट्टे कट्टे तंदुरुस्त चेहरा, एकदम गुलाबी लाल, आंखों में चमक, शानदार जी खनकदार आवाज। तो सर 85 जी दिनों से जो आदमी अनशन पे बैठा है जी उसका चेहरा एकदम लाल हुआ पड़ा है, हेमोग्लोबिन 17.5 से ऊपर जा रहा है। हाँ तो सर ये पंजाब की जनता क्या इतनी बेवकूफ है, उसको पता नहीं कि एक आदमी जो 85 दिनों से अनशन पे बैठा है वो ऐसा कौन सा अनशन कर रहा है कि वो आज भी एकदम हट्टा कट्टा तंदुरुस्त है। ये कौन सा अनशन करके किसको बेवकूफ बना रहे हैं? और ये जो आंदोलन करके खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पे पिछले 1.5 साल से 1.25 साल हो गया, इन्होंने जी जो ये पंजाब को पूरी तरह ब्लॉक कर रखा है, और जी उससे ना तो केंद्र सरकार को फर्क पड़ रहा है ना राज्य सरकार को फर्क पड़ रहा है। ला फेर की जी होया, मेन रोड जो नेशनल हाईवे बंद है, फेर की होया। जी जी सर ये क्या नाटक चल रहा है? सर ये क्या है? ये किसान यूनियन के नाम पे ये जो अनशन का नाटक है, ये क्या चल रहा है? और ये जो वार्ता हो रही, उस वार्ता में क्या हुआ आप बताइए जरा। बाबा, आपके चैनल के माध्यम से हमारे दर्शक और हमारे देशवासी इस बात को देख रहे हैं कि ना तो वहां आंदोलन है, ना वहां पर कोई असली किसान है। फर्जी किसान, फर्जी आंदोलन, ये सब शुरू से ही फर्जी वाला चल रहा है। वहां कोई आंदोलन नहीं है। आंदोलन के नाम पर जनता को ये बेवकूफ बना रहे थे। सरकार को घेरने की इनकी योजना थी, केंद्र सरकार को बदनाम करने की इनकी योजना थी। और दिल्ली का जो चुनाव था, उस दिल्ली के चुनाव को देखते हुए ये सारे ड्रामाबाजी किए जा रहे थे। कोई कोई भी व्यक्ति 85 दिन से या 90 दिन हो जाए, आज के दिन में तो 90 दिन हो चुके हैं, उस आदमी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। बीमार व्यक्ति इतने दिन जिंदा रह ही नहीं सकता है। केवल वो अपनी आंखों में वो धूल झोंक रहे हैं। अब वो जनता की आंखों में जो धूल झोंकना चाहते थे, सरकार को ब्लैकमेल करना चाहते थे, जनता भी ये समझ चुकी है कि फर्जी डल्लेवाल, फर्जी वहां किसान, फर्जी वहां आंदोलन। अब जनता वहां पे पूरी तरह से इनको पहचान गई है, सरकार इनको पहचान गई है। 14 तारीख को जब ये बुलाए गए, इनसे कहा गया कि आप बताइए कि ये जो आंदोलन आप कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, आपकी मांगे क्या हैं? तो इनकी वही घिसी पिटी मांगे हैं। हमें एमएसपी चाहिए। मेरे देश का किसान तो कोई एमएसपी की मांग नहीं कर रहा। इनको कि हमारे किसानों को बिजली फ्री चाहिए, हमारे किसानों को राशन फ्री चाहिए, हमारे किसानों के लिए 15,000 रुपए महीने पेंशन चाहिए। जो शहीद हुए, वो जब कोई मरा ही नहीं, जब किसी को किसी ने मारा ही नहीं, तो शहीद कहां से हो गए? बीमार को ले जाके आप उनमें डाल दोगे आंदोलनों में कि भाई ये बीमार व्यक्ति है, मरने वाला, उसे ले जाके आंदोलन में बिठा दो और वो वहां मर जाए, तो सरकार की तो उसमें कोई गलती नहीं है। किसी तरीके का वहां कोई हिंसा नहीं हुई, तो इनकी वो मांग भी बेकार है।
अब जब इनको 14 तारीख को अधिकारी बैठे, अधिकारियों ने कहा कि अपनी जायज मांग बताइए, कौन सी जायज मांग है। तो ना वहां जायज मांग थी, ना जायज वहां किसान थे, ना वहां जायज कोई नेता था। सब फर्जीवाड़ा चल रहा है। बाबा, ये फर्जीवाड़ा ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। जनता बीच में ही पहचानने लगी थी। हमारी और आपकी जब डिबेट चल रही थी, आपके चैनल के माध्यम से जब हम लोगों ने बताया कि स्टील के गिलास में आंदोलन है, कुछ नहीं है, पारदर्शिता कहीं नहीं है, तो जनता आपके इस चैनल के माध्यम से विश्वास करने लगी थी और आज उनके सामने है। हमने कोई झूठ नहीं बोला। आपके चैनल पे बैठ के हमने कोई भी गलत शब्द ऐसा नहीं कहा जो हमारे किसानों को ठेस पहुंचे, क्योंकि वहां किसान कोई है ही नहीं। वहां तो फर्जी लोगों को लाया गया था। जी। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए। अभी मैं कल अखबार में पढ़ रहा था कि जी। इस वक्त ओपन मार्केट में, खुले जी। बाजार में गेहूं की कीमत 3,000 रुपए के आसपास चल रही। जी। 3,000। 3,000। आप ये समझ लीजिए कि 1 अप्रैल से नई फसल आ जाएगी मंडियों में। हाँ। तो सरकार की ये कोशिश है कि महंगाई को, फूड इन्फ्लेशन, खाद्य सामग्री की महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार गेहूं की, खुले बाजार में गेहूं की कीमतों को 3,000 से वापस 24-2500 पे लाना चाहती है। बिल्कुल। अब तो हर सरकार की ये मंशा तो रहती है जी कि देश में महंगाई ना बढ़े। और आज ये हाँ, विपक्ष के बिल्कुल। पास जो सबसे बड़ा मुद्दा है, ये महंगाई का मुद्दा है जी। कि देश में महंगाई बढ़ रही है। तो सरकार बोलती है जी महंगाई हाँ। और किसी चीज की बेशक बढ़ जाओ, गेहूं और चावल, अनाज की, जी। खाने की महंगाई नहीं बढ़ने देंगे। और मैं हाँ, भी एक बिल्कुल। चीज को देखो जी, मैं एक चीज मानता हूं कि जी। आटा, चावल, जी। जी। दालें और सरसों का हाँ। तेल, ये जी। 4 आइटम आप सस्ते रखो, 4 आइटम, जी। जी। तो 80% हिंदुस्तान बड़ा खुश है। आप बिल्कुल राइट बात है। आटा 30 रुपए किलो, चावल जी। 30 रुपए किलो, सरसों का जी। तेल 130 रुपए किलो, जी। और दाल 100 रुपए किलो। जी। ये 4 आइटम अगर आप कंट्रोल कर दो तो 80% हिंदुस्तान में फूड इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। बाकी रह गई सब्जियां, फल फ्रूट, बिल ये साइक्लिकल होती है। कभी 10 रुपए किलो बिकेगी, जी। कभी 100 रुपए किलो बिकेगी। अगर सर्दियों में गोभी बिल्कुल सही। खाओगे, हाँ। सर्दियों में गोभी खाओगे तो भैया वो 5 जी। रुपए की मिलेगी। वही गोभी गर्मियों में खाओगे तो 150 रुपए की मिलेगी। अब 150 रुपए। हिंदुस्तान में एक एक ऐसा मीडिया है जो गर्मियों में जाके सब्जी की दुकान पे गोभी का रेट पूछता है और फिर चिल्लाता, जी। हाय हाय, इस देश में इतनी महंगाई है, गोभी 150 रुपए किलो बिक रही है, बताओ गरीब क्या खाएगा। जी। ये तो है हमारे देश की मीडिया की हालत। अब मैं ये बात कह रहा हूं जी। कि सरकार जो है अपने गोदामों में जो गेहूं पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, हम्म। हाँ। उसको रिलीज कर रही है मार्केट में। लगातार रोजाना हाँ। मालगाड़ियां भर के जा रही हैं और ओपन मार्केट में गेहूं को डाल रही है, जिससे कि गेहूं की कीमत जो आज 30 रुपए जी। चल रही है, वो घट के 2500 आ जाए। जी। अब किसान की हाँ, एक बड़ी बिल्कुल। जेन्युइन डिमांड है कि जी अब गेहूं 30 रुपए था, तो अब आपने जो है जानबूझ के इसका रेट वापस 25 ले आए। आप नहीं चाहते कि किसान भी अपना गेहूं 30 रुपए बेच ले। जी। अब किसान की ये बात कहां तक जायज है? अच्छा, एक बात बताइए, मान लीजिए सरकार कृत्रिम जी। तरीके से 3,000 को 2500 न भी लेके आए, तो जो नई हाँ। फसल आएगी तो उसमें भी तो रेट गिर जाता है, उसमें तो ऑटोमेटिकली रेट गिर जाता है। और ऑटोमेटिकली रेट गिर जाता है। बाबा, हमारा जो असली किसान है,
जो असली किसान मजदूर जो गांव में रहता है, बड़ी तादाद में रहता है, उसके पास ना तो ज्यादा फसल बेचने के लिए होती है, वो ज्यादातर खरीदता ही है। हर चीज की कीमतें सही रहेंगी तो वो भी अपने जीवन यापन सही तरीके से कर सकता है। जो स्टॉक करते हैं, हमारे किसानों के भेष में जो भेड़िए घुस गए, जो इन चीजों का स्टॉक करके फिर उसे महंगे दामों पर बेचना चाहते हैं। सरकार इसी को तो कंट्रोल करना चाहती है। हमारा कोई भी किसान की सरकार की किसी नीति का विरोध नहीं करता है, क्योंकि वो बातें जानता है। हमारा किसान अब से खेती नहीं कर रहा है, उनके बाबा परदादा वही खेती करते चले आ रहे हैं, और उनको पता है कि कब किस चीज का कैसे रेट रहता है, कैसे कब डिमांड और पूर्ति के अनुसार क्या क्या होता है। हमारा किसान सब चीजें जानता है। जो फर्जी किसान बनके पूंजीपति जो लोग बैठ गए, उन्हीं के द्वारा आज फसल की नहीं, आज हमारे कुछ जगहों पर हमारे फर्जी किसान नेता जा जाके किसानों को बहकाते हैं, तुम्हारी जमीनों का सर्किल रेट बढ़ना चाहिए। जब सर्किल रेट बढ़ेगा तो मेरे किसान को लालच आएगा, और मेरा किसान उस जमीन को जिस पर वो खेती करता है वो बेचने की सोचेगा। और वो यही चाहते हैं, और यही जो मंडी माफिया हैं वो भी यही चाहते हैं। आपने जो 4 चीजें गिनाई कि गेहूं, चावल, तेल और ये जो हमारी दाल, ये चीजें यदि बहुत हमारी पहुंच से बाहर हो जाएंगी तो भुखमरी फैलेगी, जनता परेशान हो जाएगी। और उसमें सबसे ज्यादा मेरा सीमांत किसान ही होता है जो ये सारी चीजें खरीदता है। जो हमारे किसान, जो असली किसान है, वो किसी चीज की कभी ये नहीं कहता, वो तो एक ही बात कहता है, मेरी फसल का जो मुझे उचित दाम मिलना चाहिए वो मिल रहा है। सब्जी का, दाल का, तेल का जो भी उत्पादन वो करता है वो संतुष्ट है। लेकिन ये फर्जी जो भेड़िए बैठ गए, ये संतुष्ट नहीं है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि बाबा, ये जब से, अब आपने देखा होगा, केजरीवाल जैसा महारीच जो जनता को बेवकूफ बना रहा था, ये रेवड़ियां बांटने का काम कर रहा था, अब जनता ने क्यों नकार दिया? भाई, यदि सरकार की नीतियां खराब होती या सरकारों की मंशा खराब होती तो हरियाणा में क्यों सरकार बदलती? हरियाणा में सरकार क्यों भाजपा की आ गई? दिल्ली में सरकार भाजपा की क्यों आ गई? क्योंकि हमारा जो आम आदमी है, हमारा जो आम किसान है, जो हमारा सही किसान है, जो हमारे सही किसान नेता हैं, वो कहीं भी देश में उपद्रव नहीं चाहते हैं। और बाबा, ये सब जो कुछ भी चल रहा है देश को अस्थिर करने के लिए चल रहा है। पहले जो बदमाश थे, जो मक्कार थे, जो बाहुबली थे, वो सरकार बनवाने में अपना योगदान देते थे। नेताओं ने उनका प्रयोग करना शुरू कर दिया, नेताओं ने उनके सहारे सरकारें बनाना शुरू कर दिया। जब उन बदमाशों को पता चला कि हम बाहुबली दूसरे को जिता सकते हैं तो वो सत्ता में आ गए, वो राजनीति करने लगे, वो विधायक, सांसद, मंत्री बनने लगे। तो ये जो अपराधीकरण जैसे जैसे हमारी इसमें बढ़ रहा है राजनीति में, ये देश के लिए बहुत चिंताजनक है। और देश की जनता इस चीज को देख रही है। एक समय वो भी था कि ईमानदार नेता ईमानदारी से देश सेवा किया करते थे। मुझे याद है, मेरे मथुरा में राजा महेंद्र प्रताप यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, और एक तरफ से हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने ये कहा था कि एक भला आदमी चुनाव लड़ रहा है, मैं तो दूसरी जगह से जीत जाऊंगा, मैं बलरामपुर से चुनाव जीत के आ जाऊंगा, लेकिन इस भले आदमी को संसद में भेजने का काम करना। एक वो आदमी थे। और एक मुलायम सिंह थे, नरसंहार करने वाली एक फूलन देवी को उन्होंने सांसद बना के जब भेजा, तो जब मीडिया ने जब पूछा कि आपने एक इतनी बड़ी अपराधी को, इतनी बड़ी डकैत को आपने सांसद बना दिया, तो उन्होंने कहा कि मैं मन बदल रहा हूं, मैं डकैतों को साधु बना रहा हूं। बाबा, जैसे जैसे देश में अपराधीकरण बढ़ता जा रहा है उतना ही देश में अराजकता फैलती जा रही है। हमारा जो लोकतंत्र है वो खत्म होता जा रहा है। लोकतंत्र के नाम पर सारी जितनी ये संपत्ति इनके पास है। आज किसी भी नेता की आप संपत्ति की जांच करा लो, अघोषित संपत्ति हर एक के पास मिलेगी। उन्हें नहीं पता कि महंगाई क्या होती है। ये किसान के नाम पे एक और डकैत जो हमारा ये मुजफ्फरनगर वाला है, डकैत जी पीछे फिर ये सक्रिय हुआ था। और आप बता रहे थे कि मुजफ्फरनगर के इलाके में फिर ये कुछ किसानों को बरगला के जो है एक नया आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहा है।
ये डीप स्टेट का जी गुर्गा ये इस बार ये पैसे बांट रहा है। जी। इसके अब ये जो इसकी 17 ये 17 फरवरी को इसने एक मीटिंग की मुजफ्फरनगर में, किसान के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च, करोड़ों में इसने पैसे बांटे, क्योंकि अब ये किसान नेतागिरी नहीं ना चाहता है। इसका अगला टारगेट राजनीति करना है। ये हमेशा से राजनीति करता रहा है। ये कहीं ये चाहता है कि या तो मैं कहीं एमएलसी बनूं या मैं राज्यसभा का मेंबर बनूं, क्योंकि जनता इसे वोट देके तो कभी सांसद और एमएलए बनाने से रही, क्योंकि जनता इसे 2-2, 3-3 बार धुतकार चुकी है। इस नीच मक्कार को जनता डायरेक्ट कभी है कि मैं अभी भी बड़ा किसेता हूं, मेरे पीछे जनता है, मैं 1000 ट्रैक्टर ला सकता हूं, 200 ट्रैक्टर ला सकता हूं। ये जो बड़ी बड़ी बातें करता है, क्योंकि इसके पास अघोषित संपत्ति बहुत है। और ये जो दिखावा कर रहा है महापंचायत का, कोई महापंचायत नहीं थी। वहां जो किसान आए हुए थे वो सब कह रहे थे कि हमें तो पैसे मिले, एक एक ट्रैक्टर पर 2-2, 3-3 हजार रुपए दे रहा है। इस आदमी के पास इतना पैसा कहां से आ गया? ये कैसा किसान नेता है? ये वही चाल चल रहा है जिससे कि ये जनता में जिसकी छवि बिगड़ चुकी है। इसे कोई किसान नेता नहीं कहता, टिकैत नहीं कहता, सब डकैत कहते हैं। अब हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में एक पूरी तरह से जैसे एक पप्पू घोषित हुआ था कि वाकई वो पप्पू है, जनता जान गई, इसी तरीके से इसको सब जान गए कि ये टिकैत नहीं डकैत है, तो इसे सब पहचान गए। अब ये छटपटा रहा है महापंचायतों के नाम पर अपना वजूद दिखा के किसी न किसी विपक्षी दल को ये चाहता है कि मुझे कहीं ना कहीं किसी भी जगह राजनीतिक कोई ऐसा पद मिले जिससे मैं अपनी संपत्ति की रखवाली कर सकूं। और बाबा अब जनता तो इसका साथ दे नहीं रही, जनता कहीं इसका साथ नहीं दे रही। जो उसमें आए थे वो भी इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने सबने ये कहा कि जिस चीज के लिए हमें बुलाया गया है वो न करके तू तो राजनीति कर रहा है। वहां भी विद्रोह हुआ है, लेकिन हमारा कुछ मीडिया उस चीज को दिखाता नहीं है। हमारा कुछ मीडिया उसके साथ भी जो बिका हुआ है, जो उसके साथ पैसे लेके बात करता है, नेता आज घोषित करता है, लेकिन जनता तो कोई नेता मानती नहीं है। वो सब जान गए कि भेड़ की खाल में भेड़िया घूम रहा है, कोई किसान नेता नहीं है। तो अब इसकी कोई चाल चलने वाली नहीं है, वो अलग बात है। जी एक आरोप इन किसान नेताओं पे ये लगता है, तो साहब एक आरोप ये लगता है कि जॉर्ज सोरोस जो है इनको फंडिंग करता है इस देश में अराजकता फैलाने के लिए। अब पंजाब में जो ये पिछले 1.25 साल से जो सड़क घेर के बैठे हैं, इससे पूरे पंजाब की इंडस्ट्री और बिजनेस पे बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। और पूरा जीटी रोड पे जितनी भी इंडस्ट्रियल बेल्ट थी पंजाब की, वो एकदम राजपुरा से ही शुरू हो जाती है। राजपुरा, सरहिंद, मंडी गोविंदगढ़, खन्ना, पूरा लुधियाना, फगवाड़ा, फिल्लौर, जलंधर, अमृतसर, ये पूरी की पूरी एक इंडस्ट्री की बेल्ट है। और जीटी रोड के किनारे किनारे पूरी इंडस्ट्री है। इस रोड को इन्होंने 1.25 साल हो गए जाम किए हुए। तो मेरी कुछ मंडी गोविंदगढ़ के और खन्ना के और लुधियाना के उद्योगपतियों से बात हो रही थी। उन्होंने मुझे फोन करके बताया जी कि एक एक इंडस्ट्री, जैसे लुधियाना में ये नट बोल्ट जो होते हैं ना, इसको फास्टनर बोलते हैं, इसकी इंडस्ट्री है। ये इस धरने की वजह से 2 करोड़ रुपए का डेली का नुकसान है। उसी तरह मंडी गोविंदगढ़ में लोहे की इंडस्ट्री है, उसको रोजाना 10 से 12 करोड़ रुपए का रोज का नुकसान हो रहा है इस धरने की वजह से सिर्फ। तो कहते जी हमारी तो पूरी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। और ये भारत की, पंजाब की इंडस्ट्री को बर्बाद करने की सुपारी लेके बैठे हैं ये किसान। और जॉर्ज सोरोस के इशारे पे ये आंदोलन कर रहे हैं कि तुम ये आंदोलन करो, देश में अराजकता फैलाओ, सड़क पे नंगा नाच करो, प्लस पंजाब की पूरी इंडस्ट्री को बर्बाद कर दो। सर तो ये आखिर कब तक इस तरीके से बैठे रहेंगे?
ये बाबा इनका उद्देश्य ही ये है कि पंजाब को इतना बदनाम कर दो कि वहां पर इंडस्ट्री उखड़ उखड़ के दूसरी जगह चली जाए। वहां का बड़ी इंडस्ट्री है वो परेशान होकर के वो पंजाब को छोड़ दें। ये पंजाब को बर्बाद होता हुआ ही चाहते हैं, पंजाब में अराजकता देखना चाहते हैं, ताकि इनको जो फर्जी फंडिंग बाहर से आ रही है, जिन देशों के पास अपने खाने के लिए पैसे नहीं है, अपनी जनता की सुविधाओं के लिए पैसे नहीं है, वो भी इनको फंडिंग कर रहे हैं। चाहे वो कनाडा हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, इनके पास बड़ी बड़ी फंडिंग आ रही है। और जो खालिस्तानी समर्थक जो बैठे हुए हैं, जो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, उनका मेन उद्देश्य ये है कि पंजाब को बर्बाद कर दो। पंजाब बर्बाद होगा, वहां से इंडस्ट्री उखड़ेंगी, वहां की जनता अपने आप को असहाय से महसूस करेगी। और इनका इरादा ये था, इन सब चीजों को करने से हम केंद्र सरकार को अस्थिर करेंगे। इनके जो किसान नेताओं के जो बयान आते हैं कि भाई हमने तो हम क्या करें, ये सीधा सीधा इनका एक ही उद्देश्य है, किसी भी तरीके से देश तरक्की ना करे, देश में अराजकता फैलती रहे। और ये जो शांत प्रिय जो पैदावार का नंबर 1 का पैदावार का जो इसीलिए चुनते हैं कि वहां पर हम अराजकता फैलाएंगे, देश में अराजकता फैलेगी, पब्लिक नाराज होगी, पब्लिक कहेगी भाई इनके मांग लो। क्योंकि ये तो कर रहे हैं सुपारी लेने, जैसे कोई अपहर्ता आपके बच्चे के गले पर जब तलवार रख देता है और कहता है कि मेरी बात मान लो वरना मैं इसका कत्ल कर दूंगा, ये वहां जनता के विश्वास का कत्ल कर रहे हैं। वहां पर इंडस्ट्री जो लगी हुई है उनको तबाह करने का ये काम कर रहे हैं। बाबा अब ज्यादा दिन तक ये चीजें नहीं चलेंगी। आगे आने वाले समय में ये पंजाब सरकार भी, अब वहां पर मान की सरकार भी जाने वाली है। जैसे जैसे चुनाव होते जाएंगे, ऐसे अराजक तत्वों से जनता छुटकारा दिलाने में कोई देर नहीं करेगी। अब ये जो आपका भेड़िया केजरीवाल, जब इस पे अब ये ना तो विधायक है ना सांसद है, कुछ भी नहीं है, राज्यसभा सांसद कहीं से मिल, कोई छोड़ने को तैयार नहीं, भगवान मुख्यमंत्री का पद छोड़ने को तैयार नहीं। इतने बड़े बड़े इस पे केस लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी वकीलों की फीस देनी है, वो वहां छटपटा रहा है। किसान नेता राजनीति में घुसने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसानों के हितैषी बन के कहीं ना कहीं राज्यसभा और एमएलसी बन जाएं। हर जगह से अराजक तत्व इस संसद में घुसना चाहते हैं, जो बाहर से ये कुछ नहीं कर पाए, संसद का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, जनता का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, सिवाय एक अराजकता फैलाने के अलावा। अब ये केंद्र की हमारी राजनीति में ये जो घुस रहे हैं, इनको भी कब घुसने नहीं देगी। कोई भी आदमी नहीं चाहता कि ऐसे अराजक तत्व वहां संसद में बैठे या विधानसभा में बैठे। इनको निकालने का काम जनता ही करती है और जनता ही करेगी। इन सबका अब समय आ गया है। जैसे जैसे चुनाव होते जाएंगे, जनता को चाहिए अमन, जनता को चाहिए शांति, जनता को चाहिए देश में स्थिरता। हमारे यहाँ पर उपद्रव कोई नहीं चाहता, और यही लोग हैं जो उपद्रव यहां मचाते हैं। ये संसद को नहीं चलने देते, विधानसभाओं को नहीं चलने देते, देश में आंदोलन करके सड़कों को नहीं चलने देते, लोगों को निकलने नहीं देते। उससे पूछो, जब कोई उसमें आंदोलन में जब किसी का बेटा, बच्चा या बुजुर्ग जब एम्बुलेंस में तड़पता और तड़पते तड़पते जब जान दे देता है, वो किसानों को वहां दुआएं नहीं देता है, किसान आंदोलन करने वालों के लिए बद्दुआएं देता है, उसके आस पड़ोस के लोग बद्दुआएं देते हैं। किसी का बच्चा इंटरव्यू से रह जाता है, किसी का कहीं इमरजेंसी में जाना होता है, वो कैंसिल करना पड़ता है। बाबा ये सब अराजक तत्व हैं और इनको सरकार तो सबक सिखाएगी। अब जनता भी लठ लेके तैयार बैठी है। मैं डकैत की बात करता हूं, सिवा मुजफ्फरनगर के अलावा मथुरा में इसने कहा था मैं 20,000 की पंचायत करूंगा, महापंचायत होगी। क्यों भाग गया था? जनवरी का अपना करने के बाद क्यों भाग गया था? क्योंकि वहां से पता था कि 200 आदमी इकट्ठे नहीं होंगे, या कोई भी ट्रैक्टर वाला भी पैसे ले जाएगा लेकिन आएगा नहीं। और मुजफ्फरनगरी की तरफ इसने इतने अराजक तत्व अपने साथ कर रखे कि वो मैनेज कर देते हैं, ट्रैक्टरों को लाने का, भीड़ जुटाने का, पैसा बांट रहा है अंधाधुंध। इस पर पैसा की कोई कमी नहीं है। इसने किसानों के कंधे पर रख के जो बंदूक चलाई है, सरकारों को जो ब्लैकमेल किया है, अब वो पैसा निकल रहा है। अब ये अपने राजनीति चलते, जो मैंने पहले भी बताया आपको कि इसकी एक छटपटाहट है कि मैं किसी तरीके से कहीं जनप्रतिनिधि बन के चाहे बैकडोर से घुस जाऊं, अब मैं अपनी संपत्ति को बचाने का इसके पास और कोई चारा नहीं है। जनता के बीच में तो अब इसकी कोई साख रही नहीं। और
उत्तर प्रदेश में ये मुजफ्फरनगर और शामली में कहीं भी इकट्ठे कर लेता है, या तो मुजफ्फरनगर करेगा या शामली करेगा, लेकिन इसकी इतनी हिम्मत नहीं है किसी रोड को ये घेर के बैठ जाए। एक दिन के लिए परेशानी होता है, दूसरे समय दूसरे घंटे इसको उठ के भागना पड़ता है कि वहां पुलिस तैयार बैठी है। तो बाबा अब ये डर भी से सता रहा है और देश की जनता सब कुछ देख रही है। डल्लेबाज जैसे फर्जी के सामने फर्जी नेता, वहां के जो आने वाले फर्जी किसान, सबकी पोल खुल चुकी है। अब देश इस झांसे में आने वाला नहीं है। तो देश की जनता इन डकैतों को पहचान चुकी है, इनकी पोल खुल चुकी है और अब देश की जनता ही इनको सबक सिखाएगी। चौधरी साहब, आपने मुझे समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा को यही समाप्त करेंगे, अगली बार आपसे किसी नए विषय पे बात करूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत जय श्री राम बाबा, जय श्री राम।